m1x2 प्लस m2x1। तो यहां से c इज इक्वल टू, इसको इस तरह से कंपेयर कीजिए कैपिटल ब्रैकेट में m1x2। तो m1x2 का मतलब a और b पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोग काफी अच्छी तरह से जान गए हैं कैसे पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं। x1 y1 कोऑर्डिनेट, x2 y2, m1 की जगह 1 है, m2 की जगह 2 है। अब फार्मूले को हम जो यूज कर रहे हैं उसका सेक्शन फार्मूला, इंटरनली इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंटरनली डिवीजन या इंटरनली इंटरसेक्शन की बात होती है। तो m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 इंटू 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m1 y2 के मीन्स 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -1 है। इसी तरह से प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है -3 है, होल अपॉन 1 प्लस 2, ये भी आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स इसके हो गए कि जो C का कोऑर्डिनेट पॉइंट बेस करता रहेगा। क्या बेस कर रहा है, A का कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। x1 y1, x2 y2, रेशियोज इसके क्या हैं 1:2 के हैं। तो m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 2 हो गया। वही चीज यहाँ फार्मूले में रखें। क्या, C का कोऑर्डिनेट लेने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x का कोऑर्डिनेट हो गया सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएंगे c, और इसको सिंप्लीफाई करने 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 4 8 आ गया, 8 अपॉन 3 पहला कोऑर्डिनेट हो गया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 जा 1 -1 और 2 3 जा 6 -6, तो -6 -1 ये क्या आ जाएगा -7 अपॉन 3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो आपका C कोऑर्डिनेट हो गया किसके अकॉर्डिंग, A और B पॉइंट के अकॉर्डिंग, जब रेशियो आपका क्या था 1:2। सिमिलरली दैट या सेम एज, इसको क्या कर सकते हैं सेम एज, अगले पॉइंट के लिए हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि पहले ही हमने दिखा दिया है AC इज इक्वल टू CD दैट इज इक्वल टू DB, और ये टोटल कमांडिंग पॉइंट AB के द्वारा है, ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो दूसरी कंडीशन अब यहाँ लेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D की बात करेंगे, सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। अब पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D, कैपिटल ब्रैकेट में वही सेक्शन फार्मूला यूज कर दीजिए, केवल रेशियो बदल जाएंगे। रेशियो में जहां m1 की वैल्यू 1 थी वहां m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू जो पहले 2 थी अब 1 हो जाएगी। तो यहां से m1 x2, तो m1 x2 का मतलब 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, अब m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है x1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है 2 है तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, होल अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ से 2 प्लस 1 m1 प्लस m2 हो गया। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे m1 y2, तो m1 y2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू y2 -1 हो गया, प्लस m2 y1, तो m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू -3 होल अपॉन 2 प्लस 1 हो गया, ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ D आ जाएगा। ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2, 8 प्लस 2 10 अपॉन 3 पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ये 2 1 जा 2 -2 और 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा। तो यहां से -2 -3, ये भी -10 नहीं -2 -3 कितना आ गया -5,
तो ये वैल्यू क्या आ गई, -5/3, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपने देखा इसके ट्राई सेक्शन फार्मूले, जो ट्राई सेक्शन इससे बने थे सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग, मेन टारगेट हमारा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, ए और बी पॉइंट हो गए, और ए और बी पॉइंट के साथ साथ हमने यहाँ पर सी और डी के माध्यम से ट्राई सेक्शन 3 बराबर भागों में बांट दिया, जिसकी वैल्यू क्या थी, ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी, मतलब कि तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, और तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो इसके कारण पहले हमने सी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहा तो 1:2 के रेशियो पर निकाल दिए, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो 2:1 के रूप में निकाल दिए, और दोनों केस में हमने सेक्शन फार्मूले यूज किए। तो इस तरह से आपको देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको स्वयं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं एरिया ट्रायंगल्स की, क्योंकि अभी आपने सेक्शन फार्मूले देखे, सेक्शन फार्मूले से पहले डिस्टेंस फार्मूला देखे, उससे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन देखा, तो अब लास्ट चरण में हम लोग चल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के विषय में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, डायरेक्ट इसके फार्मूले पर ही हम हिट करते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले का ही मेन एप्लीकेशंस होता है, और जब भी इस पर वर्कआउट करेंगे तो इसके मेन कॉन्सेप्ट लाइक एज ए फिगर, और फिगर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज किया जाता है उस पर हमें कमांड होना चाहिए। अगर उसको अच्छी तरह से हम कमांड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए इस पर देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से एग्जाम्पल 3rd और 4th इसी पर बेस करता हुआ है, और इस एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। अगर इस पर हम कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं तो ये क्वेश्चंस इन फ्यूचर एवरी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, जहां पर मेन टारगेट क्या होता है कि बच्चे की वाक्पटुता, वर्किंग प्रोसेस, इसी पर ध्यान दिया जाता है। तो 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन मेनली यहाँ फिगर इस नाते पहले बना दे रहे हैं कि आपके दिमाग में रहे कि आप क्या करने जा रहे हो। मान लो ये फिगर आपका एक ट्रायंगल का है ABC, और उसके कोऑर्डिनेट कुछ दिए गए हैं। अब उन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप क्या देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आगे की बात, पहले हमें कोऑर्डिनेट डिसाइड करना होगा। कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं तो एक सीक्वेंस में लेते हैं, तो इसको x1 y1 कर देंगे, और दूसरे को x2 y2 कर देंगे, x2 y2, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी आधार पर हम फार्मूले का सिलेक्शन कर देते हैं। तो 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, आसान भी करना, आसानी से लर्न हो जाता है। x2 कोऑर्डिनेट के लिए अब y3 लास्ट में आया था, तो y3 माइनस y1 हो गया, और प्लस x3 के बाद अब y1 आ चुका है, तो y1 माइनस y2, ये वैल्यूज हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस पर डिपेंड करती है, इनकी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी, क्योंकि एरिया की बात की जा रही है, तो एरिया जब भी नोट किया जाएगा तो स्क्वायर यूनिट में होगा। अब इसका जो मेन एप्लीकेशंस है, वो मेन एप्लीकेशंस किस पर बेस करता हुआ है, मान लीजिए इसी पार्ट्स को हम और आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक्चुअली इसमें भी एक विशेष तौर पर वर्कआउट कर देते हैं, और ये इस तरह से अगर बना देते हैं तो थोड़ा सा ये फिगर अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें मेन टारगेट क्या होता है कि इसको हम एज ए ट्रायंगुलर फॉर्म में शेप कर लें। ट्रायंगुलर फॉर्म में शेप करने का मतलब इस टाइप का कर दें, तो इस टाइप का कर दें तो ये ट्रायंगल से क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल के फॉर्म में लाइक एज ए क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बन सकते हैं। उनको डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। अब 2 ट्रायंगल्स में बांट लेने के मतलब कि यहाँ पर जो ABCD की वैल्यू हमने लिया था
थोड़ा सा अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज करने होंगे। कहने का मतलब ये पॉइंट अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो अब बी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, सी अपनी जगह है और बी की जगह क्या कर देंगे, डी पॉइंट कर देंगे। तो ए बी सी डी के रूप में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसको दो ट्रायंगल में हमने डिवाइड कर दिया। पहले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी सी डी। दोनों ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, पूरे फिगर की एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली क्या होता है, रिसोर्स ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इज डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। पहले ज्योमेट्री क्या होती थी कि जैसे आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताई दिए हैं, तो वहां पर क्या होता था, जियो मीन्स पृथ्वी और मेट्री मीन्स मापन। तो पृथ्वी का मापन करते थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें एज ए थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल के साथ साथ ड्राइंग हुआ करती थी। लोग अपसेट हो जाते थे, कहते थे नहीं ड्राइंग मुझे नहीं पढ़ना है, ड्राइंग नहीं समझ में आ रही। तो उसी का एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट के माध्यम से कैलकुलेशन प्रोसेस से हमें ज्योमेट्री सिखाती है। अभी आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमने चर्चा किया, ट्रायंगल से हम क्वाड्रिलेटरल में पहुंच गए। तो जैसी हमें जरूरत होती है सॉरी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग नई नई खोज करते रहते हैं। तो अब अपने प्रॉब्लम पर हम आते हैं। प्रॉब्लम हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसकी हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करनी है। हुज वर्टिसेज आर रेस्पेक्टिवली, जिसके वर्टिसेज क्रम से दिए गए हैं एबीसीडी। मतलब कि चाहे आप उसको क्लॉकवाइज में नोट कीजिए फिगर में या एंटी क्लॉकवाइज में कीजिए, लेकिन इस पर ध्यान रहे कि जो ट्रायंगल आप ले रहे हो उस ट्रायंगल की एरिया अच्छी तरह से फाइंड करना है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा भी मिस्टेक्स हुई तो आपका आंसर डिस्टर्ब करेगा या कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक्स होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ये कोऑर्डिनेट है। बी का कोऑर्डिनेट 7,-3, 7,-3 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 12,2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 12,2। डी का कोऑर्डिनेट 7,21, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इस कोऑर्डिनेट को यहां से हटा दीजिए। तो अब इसके बाद ये जनरल जो फार्मूला आपने यूज किया है, इस फार्मूले को नहीं हटा रहे हैं कि आपके माइंड कॉन्सेप्ट बने रहें कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं। तो अब पहली ट्रायंगल हमारी क्या बन रही है, ए डी बी। नाउ we get the area of triangle ADB, area of triangle ADB, और that is equal to 1/2। ब्रैकेट में वही काम करना है जो आप कोऑर्डिनेट्स पहले से डिसाइड करते हुए आए हैं। ए का कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, ADB हमने लिया है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, डी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और बी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये चीज ध्यान में रखना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इनको अलग से टर्म्स में नोट कर लीजिए, x1 x2 x3 एक साथ कर लीजिए, y1 y2 y3 एक साथ कर लीजिए। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x1 की जगह 1 है और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, तो y2 की जगह 21 है और y3 की जगह -3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब ये तो आपका y2 माइनस y3 की वैल्यू आ गई, प्लस x2 की जगह क्या है 7 है। अब 7 के बाद y3 माइनस y3 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू 1 ही है, तो -3 इंटू -1 प्लस अगली वैल्यूज क्या है x3 की वैल्यू कितनी है 7 है, और 7 के बाद फिर क्या करते हैं y1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 इज इक्वल टू 1 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 21 है, तो 1 माइनस 21 ये वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इस नाते आप स्क्वायर यूनिट नोट करते हुए चले आएंगे। लास्ट में इनका कैलकुलेशंस क्या आ रहा है 1/2 इंटू 21 प्लस 3 24 24 हो गया, प्लस 7
इंटू -3 -1 -4 हो गया, -4 इंटू 7 -28 होगा। इस प्लस को रिमूव कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे -28, और -28 कर देने से ये चीजें और क्लियर हो गई कि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आ गया।